Today we are going to discuss about basics of electrical charge. In this video, we will discuss about what is charge, electric field and Coulomb force. So let's move. चार्ज दोस्तों, चार्ज एक कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसके रियल टाइम एप्लीकेशन को समझें, उस कॉन्सेप्ट को समझें कि वो रियली में कैसे वर्क करता है। तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उस कॉन्सेप्ट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप भी कभी फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो रियल टाइम से उसको ज़रूर रिलेट करें। दोस्तों, सबसे पहले चार्ज का जो एप्लीकेशन मैं समझाता हूँ वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है, वहाँ जो बेसिक एलिमेंट है वो चार्ज होता है। उस चार्ज से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोड तक सप्लाई होती है। वैसे तो इस सर्किट में बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन हम मेन फोकस करेंगे चार्ज के ऊपर। इसमें एक बैटरी है, वो एक इलेक्ट्रिकल लैंप को चार्ज सप्लाई कर रही है और चार्ज की एनर्जी से वो लैंप लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रोल है चार्ज का। तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब में चार्ज का रोल है, सबके वर्किंग में, आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर आपके लाइट, फैन, एवरीथिंग। दोस्तों, चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। दूसरा एग्जांपल है, जब भी तूफान या बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, वो क्लाउड्स में जो चार्ज एक्यूमुलेटेड होता है उसी की वजह से होता है। जब वो क्लाउड्स में एक्यूमुलेटेड चार्ज डिसिपेट होता है, अर्थ तक डिस्चार्ज होता है, तो वो लाइटनिंग स्ट्राइक की फॉर्म में ही डिस्चार्ज करता है। ये जो आपको लाइटनिंग स्ट्राइक दिख रही है, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज टू अर्थ। इसको हम इलेक्ट्रिकल करंट भी कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को। तो ये थे कुछ रियल टाइम एग्जांपल। अब आप देखिए चार्ज का फ्लो किस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है। अब हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते हैं चार्ज के। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें जब हेयर्स को बलून से रब किया जाता है तो रब करने के बाद बलून पे कुछ चार्ज आ जाता है और उस चार्ज के रिजल्ट्स हम देखते हैं। रिजल्ट्स में क्या होता है, ये बलून जो है ये हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही हम बलून को हटाते हैं, ये देखिए अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह जब हम दो बलून्स को इसी तरह रब करके एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट ही पता लगा। और दूसरी चीज़, जब हम बलून को हेयर से रब करते हैं तो इस पर कुछ चार्ज आ जाता है, तो दूसरे बलून पर भी सेम टाइप का चार्ज ही आएगा। तो हमें ये पता लगा कि सेम टाइप के चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम टाइप के चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है और अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता लग गया अट्रैक्शन और रिपल्शन का फॉर्मूला, और इसी के बेसिस पर ये बताया गया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव उन्हें आर्बिट्रेरी नाम दिया गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं चार्ज के ऊपर कि चार्ज क्या है। इसको हम समझते हैं कि फिजिकली चार्ज है क्या। दोस्तों, चार्ज जो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी भी एलिमेंट को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझ सकते हैं कि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक मास हैं और उन पर चार्ज होता है। जहां भी हम चार्ज का ट्रांसफर पढ़ते हैं या चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो एलिमेंट चार्ज हो जाते हैं। अब एक डाउट यहाँ आता है कि हेयर में और बलून में पहले से ही चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वहाँ थे, तो चार्ज वहाँ पहले से ही था, तो रब करने के बाद उसका इफेक्ट क्यों दिखा। दोस्तों, हेयर और बलून या कोई भी एलिमेंट नॉर्मल केस में न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एलिमेंट में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं और
एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे ही हम रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं उस एलिमेंट से। और अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर दूसरे एलिमेंट पे चला जाता है तो उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं और वो एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो एडिशन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाता है और वो एलिमेंट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो अभी हमें पता लग गया कि प्रोटॉन चार्ज एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन चार्ज एलिमेंट है और यहीं से चार्ज की शुरुआत होती है। अब हम आते हैं फंडामेंटल चार्ज। दोस्तों प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम प्लस ई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस ई बोलते हैं। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल होती है। हालांकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास में बहुत डिफरेंस होता है पर चार्ज दोनों पर सेम वैल्यू का होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है, बस डिफरेंस होता है पोलैरिटी का। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। और इस चार्ज को हम बोलते हैं ई। इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट अवेलेबल चार्ज और इस चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे हम जब भी चार्ज को पढ़ेंगे, चार्ज की स्टडी करेंगे, तो हम चार्ज को मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में लिखेंगे कि इसमें 2e, 3e, 4e इस तरह के चार्जेस हैं। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, जब भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है या ऐड होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया या 1/4 इलेक्ट्रॉन निकल गया या 3/4 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन इंटीजर मल्टीपल्स में ही निकलते हैं। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन इंटीजर मल्टीपल्स में निकलते हैं तो चार्ज भी इंटीजर मल्टीपल्स में ही निकलेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1e चार्ज निकल जाता है। तो उसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने मल्टीपल ऑफ ई चार्ज निकल जाता है। ई इज द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल चार्ज। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन की इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। मींस चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल्स में होगा, 1e, 2e, 3e। तो दोस्तों अभी हमने जाना चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ज की फर्दर प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों चार्ज को क्वांटाइजेशन हमने देख लिया है, लेकिन क्वांटाइज फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई चार्ज है Q, इसको हम प्लस माइनस Ne की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ प्लस और माइनस चार्ज की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। n जो है एक इंटीजर नंबर है, ये क्वांटाइज चार्ज के लिए यूज किया जाता है। n की वैल्यू 1, 2, 3 n इंटीजर नंबर हो सकती है। E जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज को बताता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और जो ऐसा यूनिट्स होती है चार्ज की वो होती है कूलम्स। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। जो भी अपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्शन का फोर्स लगता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो दोस्तों ये था चार्ज के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं चार्ज के इफेक्ट्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के इफेक्ट को बताता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज से आउटसाइड की तरफ होता है। और जो नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की तरफ होता है, मीन्स उसकी डायरेक्शन जो है वो इस चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों कोई भी दो चार्ज जब आपस में पास आते हैं, अगर वो सेम होते हैं तो रिपेल करते हैं और अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्सेज उन पर क्यों लगते हैं और कैसे लगते हैं? चार्ज तो बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, वो कैसे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो एक फोर्स फील करता है, ये उस चार्ज के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज के इफेक्ट को ही बताता है। जब ये आइसोलेटेड चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज से बाहर की तरफ जाता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास में लाके रख दिया जाए तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करेगा। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव चार्ज में जाती हैं। लेकिन ये आइसोलेटेड चार्ज है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव में जाएंगी,
हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में ये लाइंस बाहर से इस नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन ए चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। दोस्तों लेट सपोज एक चार्ज Q है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा E। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज या किसी एक्सटर्नल चार्ज Q को हम रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों जब इस चार्ज को हम देखें तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा रिपल्सन का। इसी तरह ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये इस चार्ज के ऊपर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। लेकिन ये फोर्स जो है यहाँ से यहाँ तक कन्वे कैसे होगा, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब ये एक्सटर्नल चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये एक फोर्स फील करता है। जहाँ तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वहाँ तक जितने भी एक्सटर्नल चार्ज होंगे उन पर फोर्स लगेगा। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से दूर जाता जाएगा, मीन्स जितना हम इस चार्ज से दूर जाएंगे उतनी ही दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होता जाता है। तो जो एक्सटर्नल चार्ज होते हैं उन पर वो फोर्स वीक होता जाता है। इसको हम इन विद रिलेशन टू ग्रेविटेशन भी समझ सकते हैं। दोस्तों ये एक मास m है, इसका एक ग्रेविटेशन फील्ड है। इस फील्ड में जब किसी दूसरे स्मॉल मास m को हम रखते हैं तो हम देखते हैं वो एक फोर्स फील करता है, इसको हम ग्रेविटेशन फोर्स भी बोलते हैं। इस फोर्स की वैल्यू m इंटू जी के इक्वलेंट होती है। जी यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशन फील्ड को बताता है, m जो है इसके मास को बताता है। इसी एनालॉजी से अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को, तो हम समझ सकते हैं कि जब इस Q चार्ज को इस कैपिटल Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है। बिकॉज ऑफ इस Q चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फोर्स लगाता है और इसकी वैल्यू जो होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी क्योंकि इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, और इस स्मॉल q पर डिपेंड करेगी, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगी। अब हम उस फोर्स की कैलकुलेशन देखते हैं। दोस्तों ये एक चार्ज Q है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, इसको हम E बोल देते हैं। इस फील्ड में एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से उसकी वैल्यू होगी Q मल्टीप्लाई बाय E, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस Q की वजह से है, तो फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड पे जरूर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़, फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी इस चार्ज Q पर भी। अगर ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव होता, पॉजिटिव है तो रिपल्सिव है, और इसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगी कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो इस तरह से फोर्स की वैल्यू आई F इज इक्वल टू QE। दोस्तों ये था इफेक्ट किसी एक्सटर्नल चार्ज के ऊपर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। अब हम आगे बढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो दोस्तों अभी आपने समझा चार्ज को और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अब हम कूलम्ब्स लॉ को समझेंगे। दोस्तों लेट्स सपोज दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं। जब कूलम्ब कहता है कि जब दो फोर्स एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं तब ये Q1 इस Q2 पर एक फोर्स लगाता है। हमने पढ़ा था कि दो चार्ज जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से उन पर फोर्स लगता है। तो पहले हम देखते हैं Q1 की वजह से Q2 पर क्या फोर्स लगता है। F21 फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये Q1 चार्ज इस Q2 पर एक फोर्स लगाएगा, उसको हम बोलेंगे F21। उसी तरह ये Q2 भी Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे हम F12 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था किसी चार्ज से जब हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है, उस वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी वीक होता हुआ जाएगा। तो इसलिए हमने इस केस में इस डिस्टेंस को भी कवर किया है। हम देखेंगे कि फोर्स का वैल्यू कितना है और डिस्टेंस की वजह से वो कैसे वेरी कर रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शंस की फोर्स के। लेट्स सपोज दोस्तों Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो इतना तो हमको पता लग गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन हम यहाँ समझते हैं, सबसे पहले Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हम F21 भी बोलते हैं, और वो इस तरह से लगाएगा कि इसको रिपेल करे, रिपेलिंग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसी तरह Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा और इस तरीके से लगाएगा कि ये इसको रिपेल करे। सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, अगर Q1 नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें डायरेक्शन पता लग गई फोर्स की।
अब आगे बढ़ते हैं वैल्यू पर, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों कूलम बोलता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे Q1 और Q2 जो पॉइंट चार्ज थे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, तो फोर्स जो है उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे दोनों फोर्स के बीच का फोर्स पीक होता हुआ जाएगा, और वो फोर्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इस चार्ज का जो Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q1 की वजह से है तो Q1 पर भी डिपेंड करेगा, और जिस चार्ज पे वो फोर्स लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। और K एक कांस्टेंट है जिसको हम कूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम पर, मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि दोनों चार्ज किस मीडियम में रखे हुए हैं, या इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस मीडियम से पास हो रहा है। दोस्तों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया दो चार्ज पे लगने वाले कूलम फोर्स के बारे में। दोस्तों हम इसमें तीन चार्ज के ऊपर का कूलम फोर्स भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको फोर्स कैलकुलेट करने में आसानी हो। दोस्तों अगर आपको तीन चार्ज दिए गए हों और आपको कहा जाए कि इन तीनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट करना है या कूलम फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है इनका डिस्टेंस क्या है। देखा फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस है r, सेकंड एंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस है r, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस है वो है 2r। तो नाउ हम सबसे पहले इंडिविजुअल चार्ज को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं चार्ज 3 को। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पर जो चार्ज 2 है वो एक फोर्स लगाएगा एट्रैक्टिव, जो कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपोजिट चार्जेस हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सेकेंडली इस चार्ज नंबर 3 पर ये चार्ज नंबर 1 जो फोर्स लगाएगा वो होगा रिपल्सिव। ये देखिए इसने इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाया क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, लेकिन वैल्यूज भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दोनों चार्ज दूर रखे हुए हैं, 2r डिस्टेंस पर हैं, तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो इस चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा। इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा उससे ये कम होगा डिस्टेंस की वजह से। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 1 और 3 के बीच में जो फोर्स होगा वो वीक होगा, 2 और 3 के बीच में फोर्स होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। सेकेंडली हम आते हैं चार्ज नंबर 2 पर। चार्ज नंबर 2 पर ये 3 नंबर का चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो होगा एट्रैक्टिव, एंड जो 1 नंबर का चार्ज फोर्स लगाएगा वो भी होगा एट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं। अगर इन तीनों चार्जों के मैग्नीट्यूड सेम है तो 2 नंबर चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स सेम होंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही हम आते हैं 1 नंबर के चार्ज के ऊपर। 1 नंबर का जो चार्ज है इस पर 3 नंबर का चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो होगा रिपल्सिव, और 2 नंबर का चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो होगा एट्रैक्टिव। दोस्तों यहाँ से हमें फोर्स की डायरेक्शन पता लग गई है, फॉर्मूला आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, मैग्नीट्यूड आपको दिया जाएगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना फोर्स किस चार्ज पे लग रहा है। जब भी आपको ऐसे मल्टीपल चार्ज वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको इंडिविजुअल चार्ज को कंसीडर करना है, उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है, और आपका क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जो भी आप पढ़ें, जो भी आप समझें उसको नोट जरूर कीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको पता चलता रहे हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।